हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस में पोलर सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने मल्टीपोलर सिस्टम किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे यूनिपोलर सिस्टम और इसके कॉजेस ऑफ इमर्जेंस। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके साथ ही पोलर सिस्टम है वो अराइज हो जाता है। पहले बाइपोलर, आफ्टर दैट मल्टीपोलर है जो 1990s तक चलता है एंड उसके बाद 91 से लेकर 2000 तक यूनिपोलर सिस्टम है ये इमर्ज होता है और उसके बाद दोबारा से न्यू पोलर सिस्टम है वो अराइज हो जाता है। तो यूनिपोलर सिस्टम है क्या? तो पहले हम इसका मीनिंग करते हैं। यूनिपोलर सिस्टम जिसमें यूएसए है वो ही एक पोलर, एक सेंटर ऑफ पावर बन गया था जिसको हम पोलर कह रहे हैं। तो इन इंटरनेशनल रिलेशंस व्हेन देयर इज ओनली वन सेंटर ऑफ पावर, तो पावर का सेंटर क्या है? वन। यूनि का मीनिंग क्या होता है? वन, सिंगल। तो पोलर सेंटर ऑफ पावर, तो वन सेंटर ऑफ पावर, एक ही सेंटर ऑफ पावर होगा तो हम उस सिस्टम को कहेंगे यूनिपोलर सिस्टम। और हेजमनी ऑफ ओनली वन पावर, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री की हेजमनी, डोमिनेंस चल रही है जिसको हम यूनिपोलर सिस्टम कह रहे हैं। एंड इंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड वन सुपर पावर, पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिक्स है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? एक ही सुपर पावर के अराउंड घूमती है और वो सुपर पावर को हम यूनिपोलर कह रहे हैं। तो जब हम यूनिपोलर कहते हैं एक ही सेंटर पावर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिक्स में, उसी की डोमिनेंस है, क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि अदर नेशंस हैं, अदर सॉवरेन स्टेट्स है, इनकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। इट डजंट मीन दैट the other nations do not have independent existence। जब यूनिपोलर सिस्टम चल रहा है इसमें अदर नेशंस हैं, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होती है लेकिन वो इतनी सुपर पावर नहीं होती कि वो यूनिपोलर एक सेंटर को चैलेंज कर सके। तो अदर सॉवरेन नेशंस आल्सो एग्जिस्ट अंडर यूनिपोलर सिस्टम। तो इसमें अदर नेशंस भी हैं एंड एक सुपर पावर भी है। तो जो सुपर पावर है इंटरनेशनल रिलेशन में, पॉलिटिक्स में एक ही सेंटर रहेगा पावर का, बाकी जो स्टेट्स हैं इनकी एग्जिस्टेंस है इतनी ज्यादा नहीं है। तो जितने भी अदर स्टेट्स हैं वो किसके रिवॉल्व है? सेंटर के अराउंड है, वो रिवॉल्व करते हैं। इस तरह क्या है? एक ही सेंटर होता है। इसको स्टीफन एल वॉसबाई कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं यूनिपोलर सिस्टम इज अ सिंगल पावर विच ट्राइज टू रेगुलेट वर्ल्ड टू इट्स कन्वीनियंस। जो एक सिस्टम है, एक पोलर है, वो क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट करने की कोशिश करता है जैसे उसको सही लगता है। देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी अदर सुपर पावर, तो जो सुपर पावर है उसके एब्सेंस है लेकिन जो सॉवरेन नेशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं विच में रेगुलेट इट्स पावर। तो उसके पावर को रेगुलेट करने के लिए, उसके पावर को चैलेंज करने के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी नेशन नहीं होता है। वो इकोनॉमिकली, मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस होता है, इसीलिए तो हम उसको यूनिपोलर कह रहे हैं, सुपर पावर कह रहे हैं। आज भी यूएसए है, यूएसए की डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में चल रही है लेकिन मल्टीपोलर सिस्टम के अराइज होने से इसको अदर नेशंस हैं वो चैलेंज करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके एक्शन को चाइना रेगुलेट कर रहा है, रशिया रेगुलेट कर रहा है। तो आज का टाइम कौन सा बन गया? न्यू मल्टीपोलर सिस्टम बन गया। तो यूनिपोलर सिस्टम में कोई भी उसके एक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकता था। जो हमारी हिस्ट्री में इंटरनेशनल रिलेशंस में डिकेड ऑफ द यूनिपोलैरिटी है वो कौन सा माना जाता है? तो जे 1990 से लेकर 2000 का माना जाता है। तो जब 90s में रीयूनिफिकेशन होती है ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, जो ईस्ट जर्मनी था वो यूएसएसआर के साथ था एंड जो वेस्ट जर्मनी था वो अमेरिका के साथ था। दोनों में ग्रुप बना हुआ था लेकिन यूएसएसआर है उसकी इकोनॉमिक पोजीशन है डाउन चली जाती है और 90s में क्या होता है? रीयूनिफिकेशन। तो ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी है दोबारा से रीयूनाइट हो जाते हैं, ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बर्लिन वॉल है
वो फॉल कर जाती है तो ये क्या करते थे, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। अब क्या है, लिबरलाइजेशन की मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और इसके साथ ही बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर होती है। अब कोल्ड वॉर खत्म होने वाली होती है तो इसके साथ सोवियत यूनियन है जो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, जिसके साथ एक ही सुपर पावर रह जाती है और वो है यूएसए। तो यूनिपोलर सिस्टम जब ये चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस के बाद यूनिपोलर सिस्टम 90 से लेकर 2000 तक अमर्ज होता है। तो यूएसए अमर्ज एज अ सिंगल सुपर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इसको चैलेंज करने के लिए सोवियत यूनियन नहीं रहता है, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। तो इसी को हम यूनिपोलर सिस्टम कह रहे हैं। यूनिपोलर सिस्टम अमर्ज होता है तो इसके अमर्ज होने के बहुत से कॉजेस होते हैं। तो वो मेन कॉजेस कौन कौन से हैं? सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिपोलैरिटी, जो यूनिपोलैरिटी है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट वन इज चेंज इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं इनमें चेंज आता है, जैसे बर्लिन वॉल है वो फॉल कर जाती है, जो जर्मनी है रीयूनाइट होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी वो लिबरलाइज्ड हो जाती है। तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह जो चेंजेस आते हैं इससे सोवियत यूनियन वीक हो जाता है, तो सिर्फ एक ही ब्लॉक रह जाता है जो पावरफुल होता है। उसके बाद सेकंड आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसके जो बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी, इस्टोनिया, लिथुआनिया, तो ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो इनके इंडिपेंडेंट होने से ही सोवियत यूनियन है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो इसके साथ ही डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। अदर नेशंस हैं वो भी सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। इस तरह सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने से क्या होता है, पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज नाटो रिमेन्ड इंटैक्ट। आज भी नाटो है, नाटो चल रहा है, जो यूएसए का मिलिट्री अलायंस था, लेकिन जो सोवियत यूनियन का वॉरसा पैक्ट था, वॉरसा पैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है। इसके डिसइंटीग्रेट होने से ही वॉरसा पैक्ट है जे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाती है। तो इसके साथ ही सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस जो नाटो है, नाटो की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इट मींस जो ईस्टर्न नेशन थी वो यूरोपियन नेशन भी नाटो का मेंबर बनना स्टार्ट कर देती हैं। तो जो नाटो के मेंबर्स हैं इनकी गिनती इंक्रीज होती जाती है। तो आज के टाइम में 30 मेंबर्स हैं वो नाटो के मेंबर्स हैं। तो नाटो के मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वॉरसा पैक्ट खत्म हो गया, एक मिलिट्री अलायंस, एक मिलिट्री ग्रुप, एक मिलिट्री पावर, तो जो सुपर पावर बना देती है सिर्फ यूएसए को। नेक्स्ट इज आइडियोलॉजिकल यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आइडियोलॉजिकल यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। जो बाइपोलर सिस्टम था इसमें क्या था, यूएसए एंड यूएसएसआर था। एंड इसमें क्या था, जो यूएसए था वो किसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था, कैपिटलिज्म की, एंड यूएसएसआर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था। तो जी कहते थे हमारी जो वॉर है जो आइडियोलॉजिकल वॉर है, लेकिन टाइम चेंज आता है, इसमें हमारे इकोनॉमी के इंटरनल प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो जो कम्युनिस्ट स्टेट थी वो क्या करती हैं, अपनी आइडियोलॉजी को लिबरलाइज कर लेती हैं। तो इसमें लिबरलिज्म की वेव है वो स्टार्ट हो जाती है, जो कैपिटलिज्म की ओर टिल्ट होती है। तो इस तरह जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, अगर हम चाइना की बात करते हैं वो बहुत बड़ी कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन वो भी कैपिटलिज्म को फेवर कर रही है। तो इस तरह जो आइडियोलॉजिकल यूनिटी है वो स्टार्ट हो जाती है। कम्युनिज्म भी कैपिटलिज्म को, लिबरलिज्म को फेवर करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज टुडेस इकोनॉमिक पावर आर नॉट मिलिट्री पावर। तो मीनिंग जो 1990 से लेकर 2000 की बात करें हैं, इसमें अदर सुपर पावर, इससे पहले मल्टीपोलर सिस्टम था, जापान, जर्मनी, फ्रांस जो सुपर पावर के रूप में अमर्ज हुए थे, लेकिन ये क्या थे,
इकोनॉमिक पावर थे, इनके पास मिलिट्री पावर नहीं थी। जापान के पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सके। अगर हमारे इकोनॉमिक पावर है, इकोनॉमिक पावर को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, हमारी इंटरनल रिस्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए हम दूसरी कंट्री को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक पावर थी वो मिलिट्री पावर नहीं बन पाई। इसीलिए एक ही कंट्री रह गई थी जिसके पास इकोनॉमिक पावर थी, मिलिट्री पावर थी, तो वो था यूएसए। नेक्स्ट इज NAM has failed to become an effective organization। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो नंबर 1 पर था, और उसके बाद NAM आती है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसके भी 116 मेंबर थे उस टाइम। तो इतने ज्यादा मेंबर्स थे, लेकिन जे कोऑपरेशन नहीं कर पाई, जो इसके ऑब्जेक्टिव थे उनको फुलफिल नहीं कर पाई, जो एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई। तो इसके साथ ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो NAM खुद ही इनइफेक्टिव बन जाता है, इसके रेलेवेंस है आज के टाइम में खत्म होती जा रही है। तो इस टाइम जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो ही एक सुपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रह गई थी। तो यूएनए किसके फेवर में था? यूएसए की फेवर में था। इसके ऊपर डोमिनेंस किसकी थी? यूएसए की थी। इसीलिए यूएसए ही सुपर पावर बन गया। नेक्स्ट इज अमेरिकन कैंपेन टू इरेडिकेट टेररिज्म। तो टेररिज्म की प्रॉब्लम वो भी अमर्ज होती है। इंडिया तो खुद विक्टिम रहा है। हम कब से कह रहे हैं टेररिज्म है इंक्रीज हो गया है, लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो कुछ नहीं कर सकती थी जब तक एक सुपर पावर हमको गाइड ना करे। तो यूएसए ने फंड भी दिया और मिलिट्री भी दी। तो इसके पावर के थ्रू हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते थे। जब यूएसए ने कैंपेन चलाई कि हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके बाद सभी कंट्रीज हैं उनके अंडर आ जाती हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन यूएसए है वो टेररिज्म की प्रॉब्लम को कम मानता है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए में है उसके सेंटर में हमला होता है, उसके अटैक के बाद ही उसको टेररिज्म है एक सीरियस प्रॉब्लम लगती है। पहले जब हम कह रहे थे उसको इतनी सीरियस प्रॉब्लम ही नहीं लग रही थी। इसलिए टेररिज्म के नाम पर उन्होंने अदर नेशंस हैं इनको अपने में मिला लिया। उसके बाद है लॉयल्टी ऑफ चाइना इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज के टाइम में 23 में चाइना है वो यूएसए को पूरी तरह से चैलेंज कर सकता है, लेकिन 1990 से लेकर 2000 तक उसमें भी इतनी पावर नहीं थी कि वो चैलेंज कर सके। उसने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको चेंज किया था, उसने भी ट्रेड किया था, हर एक चीज में वो सुपर पावर बन रहा था, लेकिन उसकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो चैलेंज कर सके। उसके बाद जब 2005 के बाद हम रशिया, इंडिया एंड चाइना तीनों आपस में मिलते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नेचर चेंज हो जाती है। अगर चाइना था तो उस टाइम रशिया भी इतना ज्यादा वीक था कि वो यूएसए को चैलेंज नहीं कर सकता था। यूएसए को चैलेंज करने के लिए जो चाइना था वो अकेला था, लेकिन अकेला होने के साथ वो वीक भी था। नेक्स्ट इज अमेरिकन डोमिनेंस इन यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशंस है यूएनओ, उसमें डोमिनेंस किसकी चल रही थी? अमेरिका की ही चल रही थी। सबसे ज्यादा फंड कौन देता था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देती थी। उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें भी जो परमानेंट सीट है यूएसए की है। वीटो पावर किसके पास है? यूएसए के पास है। तो जैसे यूएसए घुमाता है यूनाइटेड नेशन को, वैसे ही वो घूमता जाता है। उसकी पॉलिसीज भी अमेरिका से ही इन्फ्लुएंस थी। नेक्स्ट इज मिलिट्री, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी का सुपीरियरिटी ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका की सुपीरियरिटी है वो बहुत ज्यादा हाई थी 1990 से लेकर 2000 तक। और हम तो ये भी कह सकते हैं स्टिल आज भी जो मिलिट्री पावर है अमेरिका की मिलिट्री पावर को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। वो आज भी बहुत ज्यादा मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग आर्मी बन जाती है। तो उसके मिलिट्री आर्मामेंट्स है बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप थी, वो नंबर 1 पर है। आज भी उसकी इकोनॉमी नंबर 1 पर है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी ज्यादा हाई है, उसकी टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट है। तो हर एक सेक्टर में उसने डेवलपमेंट की है। जो डेवलपमेंट करेगा, जो ऊपर नंबर 1 पर होगा,
हम उसके अंडर ही होंगे, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो वीक कंट्रीज हैं वो चैलेंज नहीं कर पा रही थी। एंड लास्ट वन इज अदर मिसलेनियस फैक्टर्स। तो यूएसए है, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग मिशन है इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था। वही डिसाइड करता था कि कहां पर पीस कीपिंग मिशन है इसको भेजना है और कहां पर नहीं भेजना है। न्यूक्लियर एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको 95 में क्या किया जाता है, इंडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो मीनिंग न्यूक्लियर बम है, इसको प्रोलिफरेट करना है या नहीं करना है, स्टेट्स की अपनी मर्जी नहीं है, इस पर भी यूएसए ने बंदिश लगा दी है। तो हर एक चीज में यूएसए ही कंट्रोल कर रहा था। तो जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में यूएसए की ही डोमिनेंस थी, इसको कोई भी चैलेंज रेगुलेट नहीं कर पाया था, इसलिए हम इसको यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। तो आज इस सेशन में हमने इसका मीनिंग किया एंड कॉजेस के। नेक्स्ट सेशन में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अफेक्ट करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।